चलिए आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी में दूसरा चैप्टर इस्लाम वाला बैच है उसमें पढ़ा रहे हैं। आप सभी का इस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोगों को आज जो पढ़ेंगे हम लोग कोशिका पढ़ लिए थे, यानी कि सेल पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्तक के बारे में। सबसे पहले तो आपको स्वागत है इस क्लास में। और चलिए हम लोग अब पढ़ लेते हैं आज उत्तक के बारे में बढ़िया से। टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू। कोई दिक्कत है? चलिए बहुत अच्छा है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बिट्टू सर के इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं और हम लोग समझेंगे सारी बातों को, ठीक है ना। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उत्तक। क्या नाम है? उत्तक। इसको क्या कहते हैं? टिश्यू। खूब बढ़िया समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसा देखिए टिश्यू है क्या चीज, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। और टिश्यू बनता कैसे है इसके बारे में समझ लेंगे। आगे सारी बात जितना भी इसमें पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि उत्तक जो होता है, आप जब कोशिका पढ़ रहे थे, आप जब क्या पढ़ रहे थे? कोशिका पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोशिका। तो देखिए कोशिका जब आपस में एक समान कोशिका जब आपस में मिलता है तो उत्तक का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? उत्तक। जब कोशिकाएं आपस में मिलती है तो क्या चीज का निर्माण करती है? उत्तक का। समझ में आ रही है बात सबको? और यह जो उत्तक होता है जब आपस में मिलता है तो हमारे शरीर का अंग बनता है। क्या बनता है? अंग। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, या जितना भी आप देख रहे हैं, लीवर है ना, फेफड़ा, किडनी वगैरह, जितना भी सारा अंग है, सारे अंग कैसे बनते हैं? तो कोशिका उनका माने इकाई है। कोशिकाएं आपस में जुड़ करके उत्तक बनाती है और उत्तक आपस में मिल करके क्या बना देती है? अंग। क्या बना देती है? अंग। और अंग जो है से एक सिस्टम में काम करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंग तंत्र। क्या कहते हैं? अंग तंत्र। और अंग तंत्र से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। पूरा शरीर का एक ढांचा तैयार हो जाता है। आ गया समझ में? तो अब आप देखिए ना, शरीर कैसे बना। तो शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या हो गया? कोशिका। शरीर आखिर सबसे छोटा चीज क्या है? कोशिका है। सबसे छोटी इकाई कोशिका है कि नहीं? क्योंकि कोशिका से बड़ा होता है उत्तक। कैसे? तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, है कि नहीं? कोशिकाओं के समूह को आप लोग हैं, थोड़ा सा बोलिए तो जरा सा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक। एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। देखिए जब हम ये पढ़ा रहे थे आपको कोशिका, तो कोशिका के अध्ययन को क्या बतलाए थे? साइटोलॉजी। क्या बताए थे? साइटोलॉजी। अब हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? उत्तक का। तो उत्तक के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तक के अध्ययन को क्या कहेंगे बताइए? इसका जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसके जो अध्ययन करेंगे यानी कि इसका जो पढ़ाई करेंगे, इसकी पढ़ाई को, इसके अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। पता है आप लोगों को? बोलिए। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अब हम लोग जरा सा समझ लेते हैं एक बार फिर से उत्तक को। किसको समझ लेते हैं? उत्तक को। हम बार बार कह रहे हैं कि आखिर उत्तक है क्या चीज। तो हमने कहा कि कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समझ में आ रहा है बात सबको? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। लेकिन आप हमको ये बताइए कैसी कोशिकाओं के समूह को? तो आप समझ लीजिए कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहेंगे, लेकिन कैसी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहेंगे? जो उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो।
कैसी कोशिका का माने समूह होना चाहिए, कैसी कोशिका का समूह होना चाहिए? उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो। किसकी दृष्टि से? उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो। आगे समझ में, इसको समझाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से क्या हो? समान हो। दृष्टि से समान हो। क्लियर हो गया? जो उत्पत्ति की दृष्टि से क्या हो जाए? समान हो जाए। जैसे कहने का मतलब उत्पत्ति की दृष्टि, हम मानव न है, हमको मानव की उत्पत्ति जो हुई है मानवों से हुई है, तो हमें जो कोशिका होगा वो मानव की कोशिका होगी। अगर हमको पेड़ पौधों की कोशिका के साथ मानव की कोशिका को अटैच कर देंगे तो अटैच हो जाएगा और फिर मानव का निर्माण हो जाएगा। तो उत्पत्ति के दृष्टि से कैसा होना चाहिए? कोशिकाओं का समूह एक होना चाहिए। ये नहीं कि आदमी के मिला दीजिए जानवर से, जानवर को मिला दीजिए पेड़ पौधा की कोशिका से, है कि नहीं, और कहिए कि अब बन गया कोशिका का समूह है। जैसन तैसन कोशिका के समूह का नहीं, जो उत्पत्ति की दृष्टि से कैसा हो? समान हो। जो उत्पत्ति की दृष्टि से कैसा हो? समान हो। अगला देख लीजिए, सिर्फ उत्पत्ति की दृष्टि से नहीं होना चाहिए, संरचनात्मक रूप से भी समान होना चाहिए। संरचनात्मक रूप से भी क्या हो? समान हो। संरचनात्मक रूप से भी क्या हो? समान हो। संरचनात्मक रूप से समान हो। संरचनात्मक रूप से समान हो। संरचनात्मक रूप से समान का मतलब क्या है? आंख बनाने वाली कोशिकाओं का समूह अलग होगा, दांत बनाने वाली कोशिकाओं का समूह अलग होगा, है ना। ये जो हम लोग के शरीर में त्वचा बनाने वाले कोशिकाओं का समूह अलग होगा, है ना। किडनी बनाने वालों का समूह अलग होगा, है कि नहीं। हमको जो है सिर्फ ये लीवर बनाने वाला समूह अलग होगा, होगा कि नहीं होगा। हड्डी बनाने वाला जो कोशिका होगा उसका समूह अलग होगा। समझ में आ रही है कि नहीं। अब मान के चलिए कि जो ब्लड बनाता होगा उसका समूह अलग होगा। अब मान के चलिए कि अगर हमको आंख बनाने वाला समूह है और उसको हम अगर अटैच कर देंगे लीवर बनाने वाले के साथ, कोशिका के साथ, तो क्या वो एक साथ काम कर पाएंगे? संरचना फिर हो पाएगी? हमको बनाना है आंख, बन जाएगा लीवर, आधा लीवर आधा आंख चरमराते रहेगा, है कि नहीं। कान का काम है सुनना, इसकी कोशिकाएं, और नाक का कोशिका काम है सूंघना, इसका सुनना इसका सूंघना, कोशिका इसके साथ आ जाए, कोशिका इसके साथ चल जाता है, कनवा काम करने लगा सुनने वाला, कनवा है ना नकिया वाला कमो करने लगा ना, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब जो संरचनात्मक दृष्टि से भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। साथ ही इसलिए हम लिखते हैं कि जो समान कार्य करता हो, जो समान कार्य करता हो। कैसा कोशिका का समूह? जो समान कार्य करता हो, समान कार्य करता हो। अब हम आपसे पूछेंगे, हम आपसे क्या करेंगे? पूछेंगे। अब बताइए, आपसे कोई पूछेगा कि उत्तक किसे कहते हैं? कैसी कोशिकाओं के समूह को? और अगर हम इसको ठोस भाषा में अगर ऐसे लिख दें तो कहीं से कोई दिक्कत होगा कि एक समान, एक समान है ना, एक समान कोशिकाओं के समूह को, एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो एक समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कह देंगे? उत्तक। अब बताइए, उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए ना, क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। यानी कि ये उत्तक फिर आपस में मिलकर के क्या चीज का निर्माण करेंगे? और फिर अंग क्या करेंगे? सिस्टम में काम करेंगे। अंग क्या करते हैं? सिस्टम में। जैसे कि आपका जैसे पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो पाचन तंत्र में एक चीज काम करता है। आप भोजन करते हैं तो सिर्फ भोजन को कोई एक ऐसा अंग है जो सब पचा देता है? नहीं, उसमें दांत अपना काम करता है, एसोफेगस अपना काम करेगा, पेट अपना काम करता है ना, उसमें लीवर अपना काम करता है, पेनक्रियाज अपना काम करता है, छोटी आंत अपना काम करता है, बड़ी आंत अपना काम करता है। सब अलग अलग कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? और पूरे अंग मिल करके भोजन का पाचन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यह एक सिस्टम में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब सिस्टम को ही हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्र। सिस्टम को ही हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्र।
तो अंग आपस में मिलकर के क्या निर्माण करेंगे? अंग तंत्र। और यह अंग तंत्र ही हमारे शरीर का निर्माण करेगा। क्लियर हो गया? इतना तक बात कितने बच्चों को समझ में आ गया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। अब देखिए ध्यान से, अब यहां से हम लोग जरा सा देखते हैं। देखिए आप या इस बात को समझिए, उत्तक जो होता है मेरे भाई, ये जो आप उत्तक पढ़ रहे हैं, उत्तक, ये क्या है? उत्तक, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं, यह दो तरह का होता है। कितना तरह का होगा? दो तरह का। जैसे भाई पूरा सजीव दो भाग में बांटे हैं हम लोग, एक पादप और एक जंतु कोशिका। नहीं पढ़े थे ना? पादप कोशिका, जंतु कोशिका। समझ में आ रही है बात ना? तो पादप उत्तक, जंतु उत्तक होगा कि नहीं होगा? तो अब ध्यान से समझिए, उत्तक में हम लोग देख लीजिए जरा सा। तो उत्तक भी इसी आधार पर कितने भाग में बटेगा? दो भाग में। एक को कहेंगे पादप उत्तक, क्या कहेंगे? पादप उत्तक। और एक को कहेंगे जंतु उत्तक। क्या कहेंगे? जंतु उत्तक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पादप उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्लांट टिश्यू। क्या कहेंगे? प्लांट टिश्यू। और इसको क्या कहेंगे? एनिमल टिश्यू। क्या कहेंगे? एनिमल टिश्यू। आ रहा समझ में सबको? अब जरा सा इसको देख लीजिए ध्यान से, कुछ बातों पर गौर कर लीजिए, ताकि आपको पादप उत्तक और जंतु उत्तक में कुछ पता चल जाए कि इसके उत्तक कैसे होने वाले हैं और उसके उत्तक कैसे होने वाले हैं। अब यहां से इस बात को समझिए, पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलते हैं। कैसे समझेंगे? पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए ध्यान से, आप कभी भी पादप और जंतु में आप जरा सा बात कीजिए। पादप यानी कि पेड़ पौधे, पादप माने पेड़ पौधे। क्या पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए इधर से उधर दौड़ते चलते हैं? एक जगह स्थिर रहते हैं ना? तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसा काज करने वाले शरीर के अंदर में कोई ना कोई इकाई होगी, या कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होगा जो उनको एक ही जगह पर स्थिर रखता होगा। तो निश्चित तौर पर इस बात को, और जंतु एक जगह स्थिर रहता है? एक डाल से दो डाल। हम ही लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा हम हट जाए, तुरंत भर में अपना कमाल दिखाना शुरू कीजिएगा। क्या है भाई, आप सो कह रहे हैं? सीधा बैठिए। अब देखिए, जंतु अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? चलते फिरते हैं कि नहीं चलते फिरते हैं? और पेड़ पौधे के चलते फिरते देखे हैं ना? झबर झबर करते हुए चलते हुए देखे हैं? नहीं देखे। हम लोग कूदते चलते हैं, छत से ऊ छत, ई डाली से ऊ डाली, ई घर से ऊ घर। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से एक बात आपको सीखने के लिए मिल गया कि पादप उत्तक में जो उत्तक पाए जाते होंगे वह निश्चित तौर पर अस्थिर होते होंगे। तो पादप उत्तक कैसे होते हैं? स्थिर। पादप उत्तक कैसे होते हैं? स्थिर। अगर वही हम जंतु उत्तक की बात करें, क्या इनके उत्तक अस्थिर रहेंगे? नहीं। इनके जो उत्तक होंगे वह होंगे गतिमान। क्या होंगे? गतिमान। उनमें गति होगी। क्या होगी? गति। इसीलिए हम लोग अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं। क्लियर हो गया? मेरे भाई समझ में आ रहा है चैप्टर? तो अभी तक जितना पढ़े उतना आसान लगा कि हार्ड लग रहा है? आसान लग रहा है। अभी आसान ही लगेगा, कोई कड़ा नहीं लगेगा। अब बताइए, पादप उत्तक, आप देखिएगा पादप उत्तक में इस बात को समझिए कि उन लोगों का भी विकास होता है, वे भी बड़े होते हैं। बड़े होते हैं, उनमें भी डालियां निकलती हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ जो पेड़ लगा हुआ है इस पेड़ की डाली अखौना होगी। ऐसा देखे हैं? या ऐसा देखे हैं कि कोई पेड़ बेरका में है और वो पेड़ उसका एगो डाली गोह मोड़ पर आया हुआ है? देखे हैं? या आप टकौरा से आते, टकौरा में पेड़ लगा, उसकी डाली कभी देखे हैं कुंदौल में आते हुए या उसके घर तक आते हुए? देखे हैं?
अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, लेकिन आप देखिएगा, क्या पेड़ों की डालियां एक समान रहती हैं? बड़ा छोटा नहीं रहता है, रहता है ना? तो देखिए, अब इसका मतलब ये भी दोनों बात समझिए कि ऐसा भी नहीं है कि जहां मन तहां तक डाली पहुंच गई है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दोनों डाली समान हो। दोनों बातें हैं कि नहीं है? तब हम यहाँ पर इस बात को समझिए कि पादप उत्तक जो होते हैं वह सीमित रूप से, कैसे? सीमित रूप से, कैसे? सीमित रूप से, है ना? और असमान वृद्धि करते हैं। कैसे वृद्धि करते हैं? असमान। कैसे वृद्धि करते हैं? असमान। समझे कि नहीं? इनका कैसे वृद्धि होता है आप बताइए? सीमित रूप से असमान, सीमित रूप से असमान। असमान क्या होता है? इनकी वृद्धि होती है। आ गया समझ में? सीमित रूप माने ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर तक डालियां फैल जाती है, ऐसा नहीं है, सीमित होती है, लेकिन वो एक समान नहीं होती है, इसलिए असमान। आ गया समझ में? लेकिन कभी आप देखे हैं मानव का कि एक ठो हाथ इतना लंबा और एगो हाथ ऐसे? एगो तो पुष्पा में देखे थे ऐसे, है कि नहीं? इसके बाद किसी को देखे हैं? एगो पांव आपका एकदम पूरा लंबा है, एगो पांव छोटे जाके है, देखे हैं ऐसा? हम लोगों में सारे अंग, हम लोगों की उत्तक की बनावट ऐसी है, हम लोगों के कोशिका ऐसे हैं, हम लोगों का उत्तक ऐसा है कि सभी अंग, है कि नहीं, समान रूप से वृद्धि करते हैं। कैसे? समान रूप से, है कि नहीं? सीमित रूप में समान वृद्धि, सीमित रूप में समान वृद्धि, सीमित रूप में समान वृद्धि। ये वाला बात सबको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? हम लोगों का ऐसा थोड़ी होता है कि असीमित हम लोग हैं। अरे भैया, आपकी हाइट, आपकी चौड़ाई सब सीमित है। ऐसा नहीं है कि इतना मोटा हो गए कि हम निकल के नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सीमित रूप में है और समान वृद्धि। दोनों हाथ बराबर, दोनों पैर लगभग बराबर। अब एक आध गो के अष्टावक्र हो जाएगा तो बातें दूसरा है कि नहीं? लेकिन ऐसे सीमित रूप से और हमारे समान वृद्धि होती है हमारे ऊतकों में। तो जंतु ऊतक में क्या होता है? गतिमान होती है ऊतकें, सीमित रूप में समान वृद्धि करती है। यहां तक की बात कितने बच्चों को समझ में आ गया? चलिए अब याद रखिए, अब हमको बताइए, वृद्धि माने लंबाई में वृद्धि करना, थोड़ा 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 लंबाई में वृद्धि होते रहना चाहिए। अब बताइए, या डालियां हैं तो उनकी वृद्धि हो रही है, आप हमको बताइए कि पादप ऊतक में और जंतु ऊतक में आपको किसमें लगता है कि जीवन भर वृद्धि होता है? इसमें होता होगा कि इसमें होता होगा? जोर से बोलिए। ऐसा आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जी आप लोग को समझ में नहीं आता है? इधर वाला थर्ड जेंडर में है क्या तुम लोग? हाँ, तो आप लोग बोलते नहीं हैं। हमको ये बताइए कि आपको कौन सा लगता है कि हम लोग में जीवन भर वृद्धि होता है कि इन लोगों में जीवन भर वृद्धि होता होगा? पादप ऊतक में जीवन भर वृद्धि है ना? आप देखिएगा कितना ही पेड़ पुराना हो जाएगा, फिर से कोई ना कोई नई डाली, कोई ना कोई नया पत्ता, कोई ना कोई नया तना निकलते रहता है। निकलते रहता है कि नहीं निकलते रहता है? अब हम लोगों का क्या है कि एक बार लंबाई जितना बढ़ना होगा 20 बरस, 22 बरस, 25 बरस तक बढ़ जाएगा, उसके बाद लंबाई में वृद्धि नहीं होगी। आ रहा समझ में? आप लोग सही हैं सब कोई? तो याद रखिए इस चीज को कि पादप ऊतक जो होते हैं इनका वृद्धि कैसा होता है? जीवन भर। कैसे वृद्धि करते हैं? जीवन भर ये वृद्धि करते रहते हैं, जीवन भर वृद्धि करता है। कौन? पादप ऊतक। लेकिन आप हमको बताइए, क्या जंतु तक जीवन भर वृद्धि करता है? नहीं, निश्चित अवधि तक। कैसा? निश्चित अवधि तक वृद्धि करता है। क्लियर हो गए आप लोग? यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? चलिए
आपको सांस लेने के लिए द्वार बनाया गया है नाक और मुंह, भोजन करने के लिए मुंह भी बनाया गया है, और नाकों से भोजन कर लेते हैं। हाँ, देखने के लिए आपको बड़का 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 गोला जैसा आंख भगवान दे दिए हैं। सुनने के लिए कान दिए हैं, सूंघने के लिए नाक दिए हैं। लबर लबर बोलने के लिए मुंह दिए हैं, चबाने के लिए दांत दिए हैं। काम करने के लिए हाथ दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं। बहुत सारा काम करने के लिए बहुत सारा अंग आप में है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? और कार्य को करने के लिए आपके शरीर में स्पेशल अंग है। कौन सा अंग है? स्पेशल। कभी आप पेड़ पौधों में देखे हैं सांस लेने के लिए अलग से कोई अंग, भोजन बनाने के लिए कोई अलग से अंग है कि नहीं? केवल 2-4 फट देने के लिए अलग से अंग? बोलिए। अगर हम इस बात को लिख देते कोई दिक्कत कि पादप उत्तक में कोई कार्य करने के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, कोई स्पेशल अंग होता है? स्पेशल बने विशिष्ट, स्पेशल बने विशेष। स्पेशल अंग देखे हैं कभी पादप उत्तक में? तो अगर हम कहें कि क्या पादप उत्तक में विशिष्ट अंग होते हैं मेरे भाई, तो क्या आंसर होगा? कोई विशिष्ट अंग होता है? नहीं, नहीं होता है। कोई स्पेशल अंग नहीं होता है। लेकिन जंतु उत्तक में हर एक कार्य करने के लिए स्पेशल अंग है। तो यानी कि अगर कोई पूछेगा कि क्या जंतु उत्तक में विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, तो क्या आंसर दीजिएगा? पाए जाते हैं। पूरा आप लोग डराए हुए हैं क्या? आपकी आवाज बहुत लेट से आ रही है। तो ये पादप उत्तक और जंतु उत्तक में अगर आपको अंतर समझ में आया होगा तब हम आगे बढ़े। समझ में आ गया है? अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर उत्तक कितने प्रकार के पढ़ लिए? 2 प्रकार के। एक पादप में उत्तक अलग और जंतु में उत्तक अलग। तो भैया अब हम लोग जंतु उत्तक पहले पढ़ेंगे कि पहले पादप उत्तक पढ़ लेते हैं? तो हम लोग सबसे पहले पादप उत्तक को कंप्लीट कर देते हैं। आ गया समझ में? क्योंकि जंतु उत्तक में और ज्यादा चीज पढ़ना है, क्योंकि पेड़ पौधा में बहुत कम चीज है, इसलिए कमे में भी पढ़ जाइएगा। और मानव में यानी कि जंतु में बहुत सारे चीजों को पढ़ना है। कंकाल अलगे, ब्लड अलगे, है ना, ब्रेन अलगे, बहुत सारे हैं कि नहीं है? तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग तत्काल पढ़ लेते हैं किसके बारे में? पादप उत्तक के बारे में। तो आगे बढ़ जाए मेरे भाई। अब आगे बढ़ जाते हैं। बेटा नहीं गया? अगर पीछे देखना होगा तो देख सकते हैं। आ गया है ना? अगर इसको हम लोग सेव करना चाहेंगे तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, है कि नहीं? आ जाएगा, हटो नहीं जाता। चलो ना, सेव ऑल पे। तो यस सर, सब उसमें है, ये था, हमको सेव करना था। आगे देखे ध्यान से। अब आगे बढ़े हम लोग भाई। चलिए ध्यान समझिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं जरा सा पादप उत्तक के बारे में, विशेष रूप से किस उत्तक के बारे में पढ़ लेते हैं? पादप उत्तक। तो जरा सा देख लीजिए, हम लोग अब पढ़ते हैं पादप उत्तक। पादप उत्तक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पादप को प्लांट और उत्तक को टिश्यू। तो इसको क्या कहेंगे? प्लांट टिश्यू। अगर शॉर्ट में कहें तो इसको कहेंगे पीटी, प्लांट टिश्यू। क्या कहेंगे? प्लांट टिश्यू। कोई दिक्कत? आहा, क्या हुआ? इसको तो सब बंद कर दें। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अब चलिए, अब हम लोग पादप उत्तक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से एकदम समझते चलिए। आपको जितना चीज पढ़ा है बहुत हार्ड लग रहा है? एकदम आराम से सीखते जाइए, एकदम बहुत अच्छे तरीके से। पादप उत्तक पढ़ लेते हैं। देखिए पादप उत्तक को भी हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं? 2 भाग। ध्यान से समझिएगा, पादप उत्तक को कितने भाग में बांट रहे हैं? 2 भाग में।
देखिए पादप उत्तक दो भाग में, एक को कहेंगे विभज्योतक उत्तक। क्या कहेंगे? विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक। अब देखिए इसको क्या कहेंगे? विभज्योतक उत्तक। अंग्रेजी में कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू शॉर्ट में अगर कहेंगे तो इसको कह सकते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो मेरिस्मेटिक टिश्यू। आ गया? क्लियर हो गया? क्या कहेंगे? मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो पादप उत्तक को दो भाग में, एक हो गया विभज्योतक उत्तक। कौन सा उत्तक हो गया? विभज्योतक। एक हो गया अस्थायी उत्तक। क्या हो गया? अस्थायी उत्तक। अस्थायी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परमानेंट। परमानेंट ना कहता है? आप लोग को फॉर्म भरते होंगे एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे, तो क्या लिखता है? परमानेंट एड्रेस, मैंने अस्थायी, मैंने अस्थायी पता बताइए, है कि नहीं? तो परमानेंट। अस्थायी का मतलब क्या हो गया? परमानेंट। आ गया समझ में? वो होता होगा एडिशनल एड्रेस, मैंने अभी तत्काल कहाँ रहते हैं, जैसे आपका गांव कहाँ, वो सब बताइएगा, वो अस्थायी है। तत्काल में अभी हम लोग यहाँ रहते हैं तो यहाँ हो गया, है कि नहीं? तो अस्थायी को अंग्रेजी में कहते हैं परमानेंट, और टिश्यू को अंग्रेजी में कहते हैं उत्तक। टिश्यू तो उत्तक को कहेंगे टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू। क्या हो गया? ये परमानेंट। परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हो गया कि नहीं हो गया? परमानेंट टिश्यू। आ रहा समझ में? तो पादप उत्तक कितने तरह के? कौन कौन? अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? हाँ, और मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले इसको फरिया लेंगे, आई इसको फरिया लेंगे तो फिर इसको फरिया लेंगे। कोई दिक्कत है? तो अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग विभज्योतक उत्तक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू को। आ रहा है समझ में सबको? आवाजवा कम आ रहा है जी, बदल दे क्या? ना समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, गाना लगा दें? हाँ, और देखिए अब आता है विभज्योतक उत्तक के बारे में पढ़ने के लिए। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग समझ लीजिए। नामे से पता चल रहा है विभज्योतक जो विभाजित करता होगा, यही ना विभाजित करता होगा। अरे भैया विभाजन नहीं होगा तो वृद्धि कैसे होगा? होगा वृद्धि? कोशिकाएं या उत्तक आपस में विभाजित नहीं करेंगी तो क्या किसी चीज की बढ़ोतरी हो सकती है? नहीं, है कि नहीं? तो याद रखिए विभज्योतक उत्तक। तो विभज्योतक उत्तक की विशेषता यह है कि यह विभाजन करता है। क्या करता है? विभाजन। तो अगर यहाँ लिख दिए कि यह विभाजन करता है तो कोई दिक्कत है? यह विभाजन करता है लिख दिए तो कोई दिक्कत मेरे भाई? दूसरी विशेषता इसकी समझ लीजिए। इसकी क्या विशेषता समझ लीजिए? दूसरी विशेषता देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं यहां से कि आपको जब हम पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री, तो आपको याद होगा कि ठोस के अणु बहुत सटे सटे होते हैं, याद है? द्रव के अणु बहुत बने सटे सटे नहीं रहते, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहते हैं, और गैस के अणु काफी दूरी दूरी पर रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर मान के चलिए कि हम विभज्योतक उत्तक पढ़ा रहे हैं, तो अगर इस बात को देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर इनका जो ये देख रहे हैं आ रहा है, अब देख लीजिए इनका सटाइए करके बना रहे हैं, ठीक है?
देखिए छटाइए इसको, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, हम अगर इस तरह से खींच देते हैं तो आप देखिएगा यहां पर अगर ऐसे करते हैं तो कुछ स्थान छूट जाता है, समझे कि नहीं? यहाँ पर क्या छूट जा रहा है? स्थान। अब चूंकि विभज्योतक उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं और यह पादप उत्तक है, तो आपको पढ़ाया ना कि इनकी कोशिकाएं चकोर होती हैं। कैसी होती हैं? चकोर। तो इनके बीच में आप इस बात को समझिएगा, इनके बीच में जब हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, जरा सा देखिए ध्यान से, तो जब ये आपस में सटे सटे होते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा आगे, ये वाला लाइट थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा मेरे भाई। चलिए अब हम लोग समझते हैं बहुत बढ़िया से, आवाज थोड़ा सा कमेगा, ले लें क्या कान में? चलिए बोलने वाला ले लेते हैं। चलिए आप लोग रेडी हैं? आगे बढ़े। हेलो 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 हेलो, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ये वाला भी सही है। अब चलिए हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, जहां तक पढ़ाए होंगे वहां तक तो सारा चीज रहेगा। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे पादप उत्तक में विभज्योतक उत्तक के बारे में। तो ध्यान से समझिए इस मैटर को कि पादप उत्तक दो तरह से बांट दिए थे। एक को हमने कहा था मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक को कहा था परमानेंट टिश्यू। हम यही बता रहे थे कि ये जो आप विभज्योतक उत्तक जो पढ़ते हैं, तो विभज्योतक उत्तक में जो होता है उसमें जो इसका काम है विभाजन करना। इसका काम क्या है? विभाजन करना। पेड़ पौधों को विभाजन जब तक नहीं होगा तब तक जो है से विभज्योतक का काम ही है विभाजन करना, तो उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए विभाजन करना इसका मुख्य काम है। आप देख रहे हैं हम लोगों को आगे बढ़ जाना है, हम लोगों को आगे बढ़ जाना है, सब सारा चीज पढ़ा चुके हैं, वो सिखा रहा है, सब सेव है। और देखिए हम लोग थे यहाँ पे, यहीं पे न थे बाबू? और यहाँ पे हम जो सारा चीज बता रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे गैपिंग्स नहीं है नहीं है। और ये आप समझ लीजिए कि यहाँ से इस बात को समझिए कि इनका जो ये होता है वो चकोर होता है। कैसा होता है? चकोर। तो इनके बीच में कहीं भी कोई स्थान वगैरह नहीं पाया जाता है, और ऐसे स्थान को हम लोग कहते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। क्या कहेंगे? अंतर कोशिकीय स्थान। हम लोग पढ़ते थे ना अणु के बीच में जब गैपिंग हो रहा था तो अंतराणविक, अंतराणविक है कि नहीं? तो इसमें क्या पढ़ेंगे? अंतर कोशिकीय स्थान। तो इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। इनकी जो उत्तक होते हैं उनके उत्तक इस तरह से चकोर होते हैं कि इनके बीच में किसी भी तरह का कोई स्थान नहीं पाया जाता है। तो इसलिए इसको लिखेंगे कि इनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं, स्थान नहीं पाए जाते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए यहां तक हो गया सारा बात। अब आगे देख लीजिए, रसधानी का नाम तो सुने ही होंगे कोशिका जब पढ़ रहे होंगे तो विभज्योतक उत्तक में रसधानी नहीं पाए जाते हैं। रसधानी नहीं पाए जाते हैं। किसमें नहीं पाए जाते हैं? विभज्योतक उत्तक में। क्या नहीं पाए जाते हैं? रसधानी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन क्या इनके अंदर में कोशिका द्रव्य पाया जाता है? तो हाँ, पाया जाता है। कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? और विभज्योतक का काम है विभाजन करना। विभाजन करने से होगा क्या?
पेड़ पौधों में वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसका मतलब ये है कि यह वृद्धि में भी सहायक है। इसका मतलब क्या है कि यह वृद्धि में सहायक है। यह वृद्धि में क्या है? सहायक है। कोई दिक्कत है? तो विभज्योतक उत्तक समझ में आया आप लोगों को? पादप उत्तक कितने तरह के? कौन कौन? विभज्योतक उत्तक का क्या काम है? विभाजन करता है। क्या इसके अंतरकोशीय स्थान होते हैं? क्या इनमें राजधानी पाया जाता है? इनमें क्या पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य। और यह क्या चीज में मदद करते हैं? वृद्धि में मदद करते हैं। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। अब चलिए जरा सा अभी अस्थायी उत्तक को साइड कर दीजिए। अभी अस्थायी उत्तक को क्या कर दीजिए? साइड। अब जरा हम लोग देख लेते हैं विभज्योतक उत्तक के प्रकार के बारे में। इसके प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? प्रकार। और जब इसके प्रकार का अध्ययन कर लेंगे तब उसके बाद हम पहुंच जाएंगे किसमें? अस्थायी उत्तक में। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो देखिए ध्यान से, ये भी जो है बाबू विभज्योतक उत्तक जो है, अभी इसको साइड कर देना है। अभी इसको क्या कर देना है? साइड। अभी साइड रहिए, ठीक है? तो हम लोग विभज्योतक उत्तक के प्रकार जब पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए इसके 3 प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं? 3। सबसे जो पहला प्रकार है उस प्रकार को कहते हैं शीर्षस्थ। क्या कहते हैं? शीर्षस्थ। याद रखिए, इसको क्या कहेंगे? शीर्षस्थ। शीर्षस्थ। आप विभज्योतक उत्तक लगा दीजिए। विभज्योतक उत्तक, इसको क्या पढ़ेंगे? शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। शीर्षस्थ को अंग्रेजी में कहते हैं एपिकल। क्या कहते हैं? एपिकल। इसको कहते हैं विभज्योतक उत्तक को मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो इसको पूरा नाम क्या हो जाएगा? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। कोई दिक्कत है? यानी कि AMT क्या कर सकते हैं? AMT एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। समझ में आ रही है बात? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। कोई दिक्कत है? कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा प्रकार है, देखिए ध्यान से, इसका जो दूसरा प्रकार है उसको समझिए। पहला क्या हो गया? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। शीर्षस्थ उत्तक। आप बोल नहीं पा रहे, बोलिए। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आगे समझ में? अब इसके बाद देख लीजिए दूसरा। अब इसके बाद क्या देखिएगा? दूसरा। दूसरा हम लोग कहते हैं पार्श्वस्थ विभज्योतक उत्तक। इसको क्या कहते हैं? पार्श्वस्थ विभज्योतक उत्तक। अरे भैया, इसको तो हम लोग कहेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या कहेंगे? मेरिस्मेटिक टिश्यू। आ रहा है समझ में? और पार्श्वस्थ को कहते हैं लैटरल। क्या कहते हैं? लैटरल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। आ रहा है समझ में? तो लैटरल को LMT। आगे समझ में? और तीसरा देखिए ध्यान से, तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। क्या कहते हैं? अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। बात समझिए, अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक, अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक, है ना? इंटरकेलुरल
है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटर मेरिस्मेटिक टिश्यू, IMT, क्या पढ़ेंगे, IMT, आ गया समझ में? इंटरकेलुलर मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब ध्यान से समझिए, अब इनका कार्य को देख लीजिए कि ये किस तरह से कार्य करते हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला देखिए, पादप उत्तक दो तरह के, एक विभज्योतक, एक अस्थाई। अस्थाई को भी किनारे कर दीजिए, अभी विभज्योतक पढ़िए। विभज्योतक जब थक जाएगा तब वो अस्थाई हो जाएगा, ठीक है? तो अस्थाई उत्तक थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब ध्यान से यहाँ पे समझिए, शीर्षस्थ देखिए ध्यान से, पेड़ पौधों की पहले मोटाई बढ़ती है कि पहले लंबाई बढ़ती है? कोई भी पेड़ पौधा निकलता है तो उसकी लंबाई बढ़ती होगी, तब उसके बाद मोटाई बढ़ती है। शीर्ष माने माथा की शीर्ष माने पैर, शीर्ष माने ऊपर, शीर्ष माने ऊपर। तो निश्चित तौर पर यह पेड़ पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता होगा। सीधी सी बात है, यह मूल रूप से कहाँ पाया जाता होगा? शीर्ष भाग में, है कि नहीं? यह शीर्ष पर रहेगा तब न ऊपर में उसका बढ़ोतरी होगी। तो याद रखिएगा, ये कहाँ पाया जाता है? शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। तो भैया ये पाया जाता है पेड़ पौधों के शीर्ष पर। कहाँ पाया जाता है? शीर्ष पर। पेड़ पौधों के शीर्ष पर। शीर्ष बोले तो कहाँ कहाँ शीर्ष पर? तो देखिए ध्यान से, तना को आप देखे हैं, तना के शीर्ष पर। किस शीर्ष पर? तना शीर्ष पर। तना के शीर्ष पर पाए जाते हैं। जड़ भी तो बढ़ता है नीचे की ओर, जड़ भी तो नीचे की ओर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो ये जड़ के शीर्ष पर भी पाया जाता है। किसके शीर्ष पर पाया जाता है? जड़ के शीर्ष पर भी पाया जाता है। आ रहा है समझ में? यह पत्तियों को तो भी बढ़ाता है, तो पत्तियों के शीर्ष पर भी पाया जाता है, पत्तियों के शीर्ष पर भी पाया जाता है। तब न पत्तियों के शीर्ष पर पाया जाएगा तब पत्तियां बढ़ेंगी। तना के शीर्ष पर तना बढ़ेगा, पेड़ पौधों के शीर्ष पर रहेगा तो ऊपर की ओर विकास करेगा, जड़ में रहेगा तो जड़ की बढ़ोतरी होगी। तो आप शीर्ष का मतलब तो इसको तो याद ही नहीं करना, तो याद हो गया? हो गया याद? शीर्षस्थ तक सभी चीजों के कहाँ पाए जाते हैं? शीर्ष पर। शीर्ष माने होता है सबसे ऊपर पर, सबसे ऊपरी पर। यानी कि इसका क्या काम है? तो आपको बता देते हैं कि इसका काम है लंबाई में वृद्धि करना। इसका काम क्या है? लंबाई में वृद्धि करना। कितना बच्चा को समझ में आ रहा है? लंबाई में वृद्धि करना। अच्छा, तो सबसे पहले पेड़ पौधा लंबाई में ही ना वृद्धि करेगा। तो अगर इसको हम लोग सबसे पहला काम यही कर रहा है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यह प्राथमिक उत्तक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह कैसा उत्तक है? प्राथमिक। यह कैसा उत्तक है? प्राथमिक उत्तक है। यह कैसा उत्तक है? प्राथमिक उत्तक। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये बात समझ में आ गया? पार्श्व माने क्या होता है? बगल में। पार्श्व माने बगल में। समझ में आ रही है बात? पार्श्व माने बगल में। इसको कहते हैं अंग्रेजी में लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। आ रहा है समझ में? तो देखिए, ये जब शीर्ष पर पाया जाता होगा और इसका मतलब होता है बगल में, तो इसका मतलब यही होगा कि यह तना उना के बगल में पाया जाता होगा, है ना? पार्श्व में पाया जाता होगा। पार्श्व माने बगल में पाया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो तना जड़ के किस में पाया जाता है? पार्श्व में पाया जाता है। क्लियर हो रहा है? कहाँ पाया जाता है? तना जड़ के पार्श्व में पाया जाता है। पार्श्व में ही काहे पाया जाता है? अब हमको बताइए, जब पेड़ पौधे लंबे होंगे तो लंबे होने के बाद क्या उनकी मोटाई नहीं बढ़ाएंगे? खाली लंबा हो जाएगा जब पट से टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो सबसे पहले पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ेगी और दूसरा उसके बाद क्या बढ़ेगा? मोटाई। तो यानी कि इसीलिए बगल में रहता है
कि मोटाई बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? मोटाई। क्या बढ़ाएगा? मोटाई। तो पेड़ पौधे पहले क्या होंगे? लंबा, उसके बाद क्या होंगे? मोटा। आ गया समझ में? तो ये क्या करता है? मोटाई बढ़ाता है। क्या करता है? मोटाई बढ़ाता है। आ रहा है समझ में? कैसे चिल्ला रहे हैं? आ रहा है समझ में? अच्छा, तो सबसे पहले लंबाई बढ़ा रहा था, तो प्राथमिक उत्तर। अब एक दूसरा का काम क्या किया? मोटाई बढ़ाया। तो ये कौन सा उत्तक है? द्वितीयक उत्तक। कौन सा उत्तक? द्वितीयक उत्तक। कोई दिक्कत है? अगर आपको प्रश्न आ जाए कि पार्श्वस्थ कैसा उत्तक है, प्राथमिक उत्तक है या द्वितीय उत्तक है, तो क्या पर टिक लगाइएगा? द्वितीय उत्तक पर। आ गया समझ में? अब अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक जो होता है तना के नोड पर पाया जाता है। नोड तो बताए होंगे उस समय भी, आप जब चौराहा में जाते हैं तो देखते हैं नोड का मतलब कि ऐसे ऐसे उठल रहता है पेड़ पौधा में, जो अलग अलग आकृति ले लेता है। कोई लग कि गणेश भगवान है, तो कोई लग रहा है कि शंकर भगवान है, कोई लग रहा है कि गोले है, टेटन जैसा है। देखे कि नहीं देखे हैं? पेड़ पौधों उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? नोड। क्या कहते हैं? नोड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोड। तो ये कहाँ पाया जाता है? अंतर्वेशी उत्तक तना के नोड पर। तना के नोड पर कहाँ पाया जाता है? तना के नोड पर। अरे भैया, आप देखिए डाली निकलती है कहाँ से? जहाँ नोड होता है वही जैसे ना, और उसमें से जो पत्तियां निकलती है, तो पत्तियां में देखते हैं, पत्तियां में आप देखिएगा कि मान के चलिए कि पत्ती है, ये पत्ती है, देख रहे ध्यान से ना, तो ये कहीं ना कहीं तना से जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं जुड़ा हुआ रहता है? देख रहे जुड़ा हुआ है ना ये। तो इसको क्या कहते हैं? पर्णवृंत। क्या कहेंगे? पर्णवृंत। तो पर्णवृंत पर नोड पाया जाता है। तो जहां से पत्ता निकला तब पर्णवृंत, जहां से पुष्प निकला तब पुष्पवृंत। आ रहा है समझ में? तो अंतर्वेशी विभज्योतकी कहाँ पाया जाता है? तना के नोड पर। मतलब तना के नोड पर का मतलब कहाँ? तो पुष्पवृंत पर और पर्णवृंत पर। पर्णवृंत और कहाँ? पुष्पवृंत। कहाँ? पुष्पवृंत। वही ना पाया जाता है। तो अब देखिए, इसका भी काम है कि भाई तना जब निकलेगा, पुष्प जब निकलेगा, जब तना निकलेगा, है ना, पत्तियां जब निकलेंगी तब ना उसका विकास होगा। तो लंबाई में बढ़ोतरी के मतलब क्या है? कि लंबाई में बढ़ोतरी का मतलब हो गया कि नई पत्तियों का निकलना, नए तनों का निकलना, नए फूलों का निकलना। यही ना है। जैसे इसका काम है क्या चीज? की लंबाई में वृद्धि करना। तो लंबाई में वृद्धि कब होगा? जब पत्तियों की वृद्धि होगी, जब तनों की वृद्धि होगी, जब पुष्प में वृद्धि होगी। तो यानी कि ये भी एक तरह से क्या है? प्राथमिक उत्तक है। ये भी क्या है? प्राथमिक उत्तक है। तो प्राथमिक उत्तक दो ठो, एक ठो शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक और अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। दोनों का काम है लंबाई में वृद्धि करना। और जैसे ही लंबाई होगा वैसे ही पर्णवृंत पुष्पवृंत आगे की ओर विकास करेगा। तो दोनों तो एक ही पार्ट हो गया प्राथमिक का, ठीक है ना। इसको कहेंगे हम क्या चीज? द्वितीयक उत्तक। आ गया? क्लियर हो गया? तो अगर आपको इस समझ में आ गया होगा तो आपका विभज्योतकी उत्तक समाप्त हो गया। अब बच गया क्या चीज? अस्थायी उत्तक। अब क्या बच गया? अस्थायी उत्तक। आगे बढ़ जाएं। अब चलते हैं अस्थायी उत्तक में। कहाँ चलते हैं? अस्थायी उत्तक। ध्यान से समझिए। अभी हम पढ़ाए थे कि बाबू रे, पादप उत्तक दो प्रकार के। कितना प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन? विभज्योतक उत्तक, जिसको हम लोगों ने कहा था मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना। जिसको हम लोगों ने क्या कहा था? मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसको हम पढ़े थे अस्थायी उत्तक। क्या पढ़े थे? अस्थायी, परमानेंट टिश्यू।
कौन सा टिश्यू? परमानेंट टिश्यू। आ रहा है समझ में? अब यहां से समझिए इस मैटर को। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू तीन तरह का। परमानेंट टिश्यू कितना तरह का? तीन। ध्यान समझिएगा, परमानेंट टिश्यू कितना तरह का? तीन तरह का। परमानेंट टिश्यू कितना तरह का? तीन तरह का। देखिए ध्यान से, पहला पहला क्या हो जाएगा? देखिए आसान, सरल, सरल अस्थायी उत्तक। पहला का नाम क्या है? सरल अस्थायी उत्तक। इसका नाम क्या है? सरल अस्थायी उत्तक। अब हमको बताइए, सरल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंपल। आप अस्थाई को कहते हैं परमानेंट, और उत्तक को कहते हैं टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर हम बात करें, अगर हम बात कर ले तो इसको अगर SPT लिखे तो कोई दिक्कत है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक हम तीन तरह के बता दिए हैं जी, हम बोल रहे हैं। सर अति अस्थाई उत्तक भी दो प्रकार के। कौन कौन? एक हो गया आपका सरल और एक हो गया जटिल। एक हो गया क्या चीज? जटिल। एक क्या हो गया? जटिल। जटिल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक। तो सरल को कहेंगे सिंपल, और जटिल को क्या कहेंगे? जटिल को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, CPT। आ गया समझ में? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आई हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। आ रहा समझ में? तो पादप उत्तक दो तरह के, विभज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। हो गया? अब देखिए, विभज्योतक उत्तक जो हम लोग पढ़े थे वह तीन प्रकार का पढ़े। विभज्योतक उत्तक कितना प्रकार का पढ़े? तीन। शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतर्वेशी। और जब हम लोग अस्थायी उत्तक में आए तो ये दो तरह का हो गया। एक हो गया सरल अस्थायी उत्तक और एक हो गया जटिल अस्थायी उत्तक। सरल कहने में है, पढ़ने में हार्ड है, और ये जटिल भले है, पढ़ने में आसान है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सरल अस्थायी उत्तक के। देखिए, अस्थायी आदमी कब होता है? जब वो थक जाता है। अस्थायी कब होता है? जब वो थक जाता है। और जब तक थकता नहीं है, जब थकता नहीं है तब कूदता है कि नहीं? अच्छा, आप जितना काम कर सकते हैं, क्या आपके दादाजी उतना काम करेंगे? नहीं, वो अस्थायी हो गए। तो क्या हो गए हैं? अस्थायी। अब आप लोग क्या थे? बटोरने वाले सगरों से विभज्योतक थे आप लोग। आ रहा है समझ में ना? अब क्या हो गए? बुढ़ारी आ गया, यानी कि अस्थायी हो गए। तो अस्थाइयों में कई गो अस्थायी? दो गो। एगो सरल अस्थायी, एगो जटिल अस्थायी। अब हम लोग सरल पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? सरल। तो याद रखिए, सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक को बहुत आराम से याद कर लेंगे। आप एगो एग्जाम देते हैं, बहुत धाकड़ एग्जाम देते हैं, और इसी से SDO सभी राज्यों में एग्जाम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं PCS। क्या कहते हैं? PCS। आगे समझ में याद रहेगा ना? PCS। अब देखिए, PCS मीन्स P से पैरनकाइमा, P से पैरनकाइमा। एक मिनट, P से पैरनकाइमा, पैरनकाइमा, पैरनकाइमा। अब देखिए ध्यान से, P से क्या हो गया? पैरनकाइमा। इसी में सरल अस्थायी उत्तक जोड़ दीजिएगा। पैरनकाइमा अस्थायी, सरल अस्थायी उत्तक, यानी कि इसका नाम हो जाएगा PSPT। इसका नाम क्या हो जाएगा? PSPT, पैरनकाइमा। इसका